हारिस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हरा बेतरतीब ढंग से सो रही थी। वह अपना कोट उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। उसका आधा चेहरा नीचे झुका हुआ था। वह उसके करीब बैठा और आहिस्ता से उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा दिया। उसे देखकर अचानक उसे अपने मृत चाचा याद आ गए, जिन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हारिस के दिल में बदले की आग थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आया तो देखा हरा अब भी वैसे ही सो रही थी। वह बड़बड़ाया, इस लड़की को सोना भी नहीं आता। उसकी कुर्ती थोड़ी सी ऊपर सरक गई थी, जिससे उसका पेट नजर आ रहा था। हारिस ने तुरंत नजर फेर ली और तौलिया उठाकर बाल सुखाने लगा। तभी हरा ने करवट बदली। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। इस दृश्य ने हारिस के दिल को एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया। वह सिर्फ 15 साल की थी, मगर उसके चेहरे पर मासूम सुंदरता झलक रही थी, जो दिल को छू लेने वाली थी। और वह अब उसकी जिम्मेदारी थी। हारिस ने धीरे से आकर उसे सीधा लिटा दिया, ताकि वह गिर न जाए। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चौंक कर जाग गई और घबराकर पीछे हट गई। हारिस को अपने सर पर हाथ मारने का दिल चाहा। मैं ही हूं जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, तुम्हारा पति, हारिस ने नरमी से कहा। आप ही हैं? हरा ने हैरानी से पूछा और खामोशी से उसे देखती रही। जी, मैं ही हूं, हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया और पलंग के दूसरे किनारे बैठ गया। मैं तो बस यहां एक जिम्मेदारी बनकर आई हूं। आप मेरे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करेंगे ना? हरा ने थोड़े डर और हिचकिचाहट से पूछा। हारिस चौंक गया। तुम्हें किसने ये सब कहा? बस कुछ बातें सुनी थीं। लड़कियां कह रही थीं कि जब कोई कम उम्र लड़की शादी के बाद नए घर आती है तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। हारिस का दिल अंदर से दहल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बच्ची ऐसे डर के साथ उसकी जिंदगी में दाखिल होगी। वह खामोश हो गया, फिर नरमी से बोला, इधर आओ मेरे पास। हरा थोड़ा झिझकते हुए उसके पास आई। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती थीं? 8वीं में, उसने धीरे से जवाब दिया। यह सुनकर हारिस के दिल में एक टीस सी उठी। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और अपने करीब किया। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती या जुल्म नहीं करूंगा। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। सच में? हरा ने मासूमियत से पूछा। सच में, हारिस ने उसके माथे पर नरमी से चूमा और कहा, सो जाओ। फिर हारिस ने देखा कि वह अब भी शादी का कपड़ा पहने हुई थी। ये कपड़े क्यों नहीं बदले तुमने? मेरे पास और कपड़े नहीं हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। हारिस ने अपनी अलमारी से अपनी पैंट और शर्ट निकाली। आज रात यह पहन लो, कल तुम्हारे सभी कपड़े आ जाएंगे। हरा बालों की क्लिप में उलझ गई थी और बार बार कोशिश के बावजूद निकाल नहीं पा रही थी। हरा, सब ठीक है? इतनी देर क्यों हो रही है? हरा दरवाजे के पास आकर बोली, यह क्लिप खोल दीजिए, बाल फंस गए हैं। हारिस ने धीरे से बालों से क्लिप निकाली। हरा ने अपनी कुर्ती को मजबूती से थामा हुआ था। हारिस ने तुरंत नजरें झुका लीं। हो गया, अब कपड़े बदल लो। कुछ देर बाद जब हरा बाहर निकली तो हारिस ने देखा कि वह उसकी दी हुई शर्ट और पैंट में थी, जो उस पर बड़ी लग रही थी। हारिस ने मन में सोचा, यह लड़की मेरा सब्र आजमा रही है, मगर उसने खुद पर काबू रखा। हरा खामोशी से आकर लेट गई। हारिस ने लाइट बंद की और आंखों पर बाहुएं रख लीं। यह रात उसके लिए बहुत लंबी थी। सुबह वह जल्दी उठा और बाहर गया। वापसी पर देखा, हरा गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर सुकून था। वह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नरमी से जगाया। हरा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हरा ने आंखें खोलकर हारिस को देखा, फिर बिस्तर से उठकर वॉशरूम चली गई। जब वह बाहर आई तो उसके बाल बिखरे हुए थे। वह लाचारी से बोली, ये बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं?
हारिस ने मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं मदद करता हूं। हरा धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। हारिस ने पहले हल्की नमी सुखाई, फिर धीरे से उसके बाल सुलझाए। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी देखभाल भी जरूरी है। हरा ने नजरें झुका लीं। हारिस ने नरमी से उसके बालों की लट बांध दी और मुस्कुराकर कहा, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। हरा ने आईने में देखा, खुश होकर बोली, थैंक यू हारिस। कोई बात नहीं, अब खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें जरूरत हो मैं मदद कर दूंगा। हारिस ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर संतोष देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। दोनों ताजा होकर कमरे से बाहर निकले। हरा के चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। उसके कदम हारिस के साथ चलते हुए कांप रहे थे। वह हर कदम पर हारिस की ओर देखती, जैसे उसे सुरक्षा और विश्वास की आशा कर रही हो। हारिस ने उसे एक हल्की मुस्कान दी, जो उसके डर को कुछ कम कर गई। नीचे खाने की मेज पर सभी लोग बैठे थे। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, बुजुर्गों में से एक की नजरें तुरंत हरा पर जा टिकीं। उनकी चिंता और गुस्से के चिन्ह स्पष्ट हो गए। यह क्या मामला है हारिस? तुम इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों ले आए हो? हारिस ने हरा का हाथ मजबूती से पकड़ा और शांत लहजे में खड़ा हो गया। यह अब मेरी पत्नी है, और जहां मैं हूं यह भी वहीं होगी। यह मेरे बराबर बैठेगी। उसकी आवाज में दृढ़ता और गरिमा थी। मत भूलो हारिस कि यह लड़की तुम्हारे चाचा के कातिल की बेटी है। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। सभी की नजरें हारिस और बुजुर्ग पर जम गईं। हरा का चेहरा सफेद पड़ गया और हाथ कांपने लगे। हारिस ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, यह कातिल की बेटी है, लेकिन खुद कातिल नहीं है। अपने पिता के पापों का हिसाब उससे नहीं लिया जा सकता। हारिस के लहजे में इतना विश्वास था कि सब चकित रह गए। बुजुर्ग की आंखों में अविश्वास था, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हारिस ऐसा जवाब दे सकता है। पास खड़ी हरा की हालत बिगड़ने लगी। हारिस ने उसकी ओर देखा और नरमी से बोला, परेशान मत हो हरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन माहौल इतना भारी हो चुका था कि हरा का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वह हर तरफ से अपने ऊपर जमी नजरें महसूस कर रही थी। चलो, ऊपर चलते हैं, हारिस ने उसकी हालत देखकर कहा। बुजुर्ग ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर हारिस ने किसी की ओर देखे बिना हरा का हाथ पकड़ा और खामोशी से अपने कमरे में ले आया। हरा कुछ न बोली, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हारिस ने उसे बिस्तर पर बैठाया और कहा, अब ये सब बातें तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं। तुम बस मेरी बात मानो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही पहली बार हरा ने हारिस की आंखों में विश्वास से देखा और धीरे से सिर हिलाया। हारिस ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूं, फिर साथ खाएंगे। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। हरा को नाश्ता कराकर दफ्तर चला गया। हरा कमरे में अकेली थी। सुबह की कड़वी बातों के बाद दिल भारी था, लेकिन हारिस के तसल्ली देने वाले शब्दों ने उसे कुछ सकून दिया। वह बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई उसे पता ही न चला। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हरा ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक महिला कर्मचारी खड़ी थी। बीबी जी, बीजान ने आपको नीचे बुलाया है। यह सुनते ही हरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों बुलाया गया है। धीरे धीरे वह नीचे आई। उसके कदम भारी थे। जैसे ही वह लाउंज में पहुंची, बीजान की तीव्र नजरें उस पर टिक गईं। बीजान ने कठोर लहजे में कहा, हारिस की नरमी को यह मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर चाहती हो कि यहां बर्दाश्त की जाओ, तो सारे काम खुद करने होंगे। अगर इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? हरा ने डरते हुए सर झुका लिया और धीरे से हामी भर दी। बीजान ने इशारा किया, अब जाओ और कर्मचारी के साथ जाकर सभी कपड़े धो दो।
यह सुनते ही हरा को एक और झटका लगा। उसे इन सभी कामों का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप आदेश मानते हुए चल पड़ी। कर्मचारी उसे धोने के क्षेत्र में ले गई, जहां कपड़ों का बड़ा ढेर पड़ा था। बीबी जी, ये सभी कपड़े धोने हैं, किसी की मदद न लेना, वरना बीजान बहुत नाराज होंगी। यह कहकर वह चली गई। हरा बेबसी से कपड़ों की ओर देखती रही। उसने कपड़े धोने शुरू किए, लेकिन थोड़ी देर में ही थक गई। उसके हाथ लाल हो गए थे, आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। हर कपड़ा उसके लिए एक नई चुनौती थी। शाम होने तक वह पूरी तरह थक चुकी थी। जब हारिस दफ्तर से वापस आया और कमरे में दाखिल हुआ, तो दृश्य देखकर रुक गया। हरा बिस्तर पर बैठी थी, चेहरा लाल, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह इतनी मासूम लग रही थी कि हारिस का दिल कांप उठा। वह तेजी से उसके पास आया। हरा, क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? हरा ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आज भी जान ने मुझसे बहुत कपड़े धुलवाए। मैं बहुत थक गई हूं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। हारिस के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने हरा को अपनी बाहों में लिया और बोला, चलो लेटो, मैं तुम्हारी कमर दबाता हूं। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? हरा ने शर्माते हुए मना किया। चुपचाप लेट जाओ, ये मेरा हुक्म है, हारिस ने थोड़ा कठोर लहजे में कहा। हरा बेबस होकर लेट गई। हारिस ने नरमी से उसकी कमर दबानी शुरू की। उसके हाथ इतने नरम थे कि धीरे धीरे हरा को आराम महसूस होने लगा। उसके कंधे, बाजू, हर थके हुए हिस्से को हारिस ने इतनी प्यार से दबाया कि हरा के चेहरे पर सकून झलकने लगा। आपको यह सब करने की जरूरत नहीं थी, हरा ने शर्म से कहा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा हर दर्द मेरा है और तुम्हारी थकान भी। यह सुनकर हरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह सो गई। हारिस ने उसके चेहरे को नरमी से देखा, उसके माथे पर चुंबन दिया, कंबल ठीक किया और कमरे से बाहर निकल गया। अब वह तेज कदमों से बीजान के कमरे की ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वहां दादाजी और दूसरे बुजुर्ग मौजूद थे। बीजान, आपने हरा से सारे घर के कपड़े क्यों धुलवाए? क्या घर में और नौकर नहीं? बीजान चौंक गई। ये क्या लहजा है हारिस? क्या अब तुम हमसे ऐसे बात करोगे? जब से वह लड़की आई है, तुम बदल गए हो। बीजान, माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी पत्नी की है। वह चाहे जैसे भी आई हो, अब मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि उसे नौकरानी समझा जाए या उससे बुरा सलूक हो। उसके लहजे में तहजीब थी, लेकिन सख्ती भी। अगर कोई काम जबान से हो सकता है, तो उसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी के वकार पर कोई समझौता नहीं करूंगा। कमरे में खामोशी छा गई। सब हारिस को हैरत से देखने लगे। बीजान का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन वह कोई जवाब न दे सकी। रात का वक़्त था। हवेली के डाइनिंग हॉल में दस्तरखान बिछ चुका था। सब लोग अपनी जगह बैठे थे, लेकिन हारिस और हरा मौजूद नहीं थे। बीजान ने नौकर को बुलाकर पूछा, हारिस और वह लड़की कहाँ हैं? खाने के वक़्त क्यों नहीं आए? नौकर ने अदब से जवाब दिया, बीजान, हारिस साहब ने फरमाया है कि वह और बीबी जी अपने कमरे में खाना लेंगे। यह सुनकर बीजान का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, जाकर कहो कि हारिस तुरंत नीचे आए और टेबल पर खाना खाए। हवेली के नियम इस तरह नहीं बदलते। नौकर सर झुकाकर तेजी से उनके कमरे की ओर गया। कमरे के अंदर हारिस और हरा शांति से बैठे थे। हरा के चेहरे पर शर्म और बेचैनी की हल्की सी छाया थी, जबकि हारिस उसे प्यार से देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर बोला, साहब, बीजान ने कहा है कि आप दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। हारिस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाकर बीजान से कह दो कि मैं और हरा अपने कमरे में ही खाना लेंगे।
यह मेरा फैसला है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नौकर डरा हुआ सर झुकाकर लौट गया और बीजान को हारिस का संदेश दिया। बीजान पहले ही गुस्से में थी। यह सुनते ही और भड़क उठी। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। यह लड़की हारिस को हमसे दूर कर रही है। यह सब इसी का असर है। उनका चेहरा कठोर और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। अब उनके दिल में हरा के लिए नफरत और गुस्से की आग जल उठी थी। सुबह का समय था। हारिस दफ्तर के लिए निकल चुका था। हरा अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। वह मोबाइल हारिस ने ही उसे दिया था ताकि वह हवेली के कठोर माहौल से कुछ देर के लिए खुश रह सके। बीजान, जिनका दिल पहले ही हारिस और हरा की नजदीकियों से जल रहा था, कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुई। जब उन्होंने हरा को बेफिक्री से मोबाइल देखते देखा तो उनका सब्र टूट गया। उन्होंने झटके से उसके हाथ से मोबाइल छीना और दीवार पर दे मारा। मोबाइल टूटकर चकनाचूर हो गया। हरा घबराकर बीजान को देखने लगी, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, बीजान ने एक जोरदार तमाचा मार दिया। तमाचे की तीव्रता से हरा का सिर दीवार से जा लगा और वह दर्द से चीख उठी। बीजान चीखीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे नियमों को तोड़ने की? हारिस को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो? अपनी हद में रहो। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि दीवारें तक कांप गईं। हरा जो डर से कांप रही थी, रोते हुए बोली, बीजान, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि बीजान ने फिर से तमाचा मार दिया। फिर उन्होंने नौकरानी को आवाज दी, इसे नीचे लेकर आओ। नौकरानी दौड़ती हुई आई और हरा को खींचते हुए नीचे ले जाने लगी। हरा जोर जोर से चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। लेकिन किसी ने नहीं सुना। हवेली के बड़े हॉल में सभी बुजुर्ग और घर के लोग जमा थे। सबने देखा कि नौकरानी हरा को घसीटती हुई लाई और बीजान ने फिर से तमाचे मारने शुरू कर दिए। हर तमाचे के साथ बीजान का गुस्सा और बढ़ता गया। हरा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं। एक जोरदार तमाचे के बाद उसके होंठ फट गए और खून बहने लगा। मीर शाह ने आगे बढ़कर बीजान को रोकना चाहा, मगर दादाजी ने उसका हाथ थाम लिया और रोक दिया। फिर दादी ने इतने जोर से तमाचा मारा कि हरा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक शरीर अब और अधिक सह नहीं सका और वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय हारिस हवेली में दाखिल हुआ। वह बस अपनी एक फाइल लेने आया था, लेकिन जैसे ही उसने हरा को जमीन पर बेहोश और खून में लथपथ पाया, उसके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह दौड़कर हरा के पास आया, उसे अपनी बाहों में उठाया और गुस्से से चीखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है? किसने किया है यह सब? लेकिन वहां मौजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हारिस ने एक पल भी बर्बाद किए बिना हरा को उठाया और हवेली से बाहर निकल गया। उसने हरा को गाड़ी में डाला और तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गया। हरा की बेहोशी और उसके चेहरे पर पड़े घाव हारिस के दिल को भीतर तक हिला रहे थे। उसका दिल बस एक ही सवाल कर रहा था, आखिर इस मासूम के साथ ऐसा क्यों किया गया? उसने गाड़ी की गति और तेज कर दी। हरा उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी। उसके होंठों से खून बह रहा था। चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। उसकी यह हालत हारिस के दिल को चीर रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वह उसे इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और इलाज शुरू कर दिया। हारिस बेचैनी से बाहर टहलने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, आपकी मरीज को किसी ने बुरी तरह मारा है। इसी वजह से वह बेहोश हो गई है। हमने उन्हें ड्रिप लगा दी है। खुशकिस्मती से अब हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर जैसे कुछ और कहना चाहता हो, मगर हिचकिचा रहा था। हारिस ने तुरंत कहा, डॉक्टर साफ साफ बताइए, क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
देखिए, उन पर शारीरिक हिंसा की गई है। यह बिल्कुल भी कबूल योग्य नहीं। इतनी कम उम्र की लड़की पर इतना अत्याचार बहुत शर्मनाक है। आपको उनका खास ख्याल रखना होगा। यह सुनकर हारिस की रूह तक कांप गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। वह खुद को कोसने लगा कि उसने हरा को अकेला हवेली में क्यों छोड़ा। उसकी मासूमियत, उसका नाजुक शरीर और हवेली के लोगों का निर्दयी व्यवहार सब उसके सामने घूमने लगा। हरा को अब एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। हारिस उसके पास बैठ गया। उसने उसका हाथ थामा और अपनी आंखों से बहते आंसू रोकने की असफल कोशिश करने लगा। वह उसके चेहरे पर पड़े घावों को देख रहा था, जो उसके दर्द और लाचारी की गवाही दे रहे थे। उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब वह हरा को कभी हवेली वापस नहीं ले जाएगा। अब वह उसे उन निर्दयी लोगों के बीच नहीं छोड़ेगा। उसने खुद से कहा, मैं उसका संरक्षक हूं, उसका साथी हूं। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लापरवाही नहीं कर सकता। यह सोचकर उसका दिल और भी भर आया। वह जान चुका था कि हरा अब उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हारिस ने हरा के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा। हरा बेहोश थी, लेकिन हारिस की आवाज में छलकता प्यार और सच्चाई पूरे माहौल को भर रही थी। फार्म हाउस की शांत फजा में हारिस हरा को लेकर पहुंचा था। गाड़ी से उतरते ही हरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह किसी खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैली हरी भरी जमीन, शांत माहौल और वह प्यारा सा घर जिसे हारिस ने खास तौर पर उसके लिए चुना था। लेकिन हरा की आंखों में अब भी उदासी थी। उसकी खामोशी हारिस को बेचैन कर रही थी। हारिस ने नरमी से उसे सहारा दिया और फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने हरा को आरामदायक सोफे पर बैठाया और प्यार से उसे देखने लगा। हरा की आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। उसकी जबान जैसे बंद हो गई थी। यह घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहां कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे या तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाए। हम यहां शांति से जीवन बिताएंगे, उन सब से दूर जो तुम्हें रुलाते थे, हारिस ने नरमी से कहा। हरा ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ कह न सकी। हारिस उसकी खामोशी में छुपे दर्द को खूबी समझता था। वह उठा और बोला, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। वह किचन से खाना लेकर आया और प्लेट हरा के सामने रख दी। फिर अपने हाथों से उसे निवाले खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं? हम वाकई इस घर में रहेंगे? हरा ने आश्चर्य से पूछा। हारिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ हरा, यह घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई अत्याचार करने वाला नहीं होगा। यह घर तुम्हारी शांति के लिए है। बाद में हारिस ने हवेली में कॉल करके कहा, मैंने फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिल से हरा के लिए नफरत खत्म नहीं होती, मैं वापस नहीं आऊंगा। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वापस कमरे में आकर उसने देखा, हरा अभी भी कार्टून देखने में मग्न थी। वह कुछ देर उसे देखता रहा, फिर नरमी से बोला, हरा, अब बहुत कार्टून हो गए। चलो, अब सो जाओ। नहीं, मुझे और देखना है। हरा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। हारिस ने एक गहरी सांस ली। उसने हमेशा एक समझदार, हम उम्र साथी का सपना देखा था, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। लेकिन वास्तविकता में उसे यह मासूम, जिद्दी सी 15 साल की लड़की मिली थी, जो अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी। मगर इसी मासूमियत ने हारिस के दिल में खास जगह बना ली थी। ठीक है, देख लो कार्टून, हारिस ने कहा और फिर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चली गई। हरा डर से उछलकर हारिस की गोद में आ बैठी। हारिस घबरा गया। अरे, ये क्या कर रही हो?
मुझे डर लग रहा है। मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ, वह कांपती आवाज में बोली। हारिस ने मोबाइल की टॉर्च जला दी ताकि कुछ रोशनी हो जाए। हरा का चेहरा उसके कंधे के करीब था और उसकी निकटता हारिस को बेचैन कर रही थी। हरा, प्लीज मेरे धैर्य का परीक्षण न लो, थोड़ा दूर हो जाओ। हारिस ने मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए कहा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वह जिद पर अड़ गई। हारिस अपने जज्बातों को बड़ी मुश्किल से काबू में रख पाया। वह जानता था कि हरा अभी भी एक मासूम लड़की है जो उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकती। कुछ देर बाद बिजली आ गई। हारिस ने राहत की सांस ली। अब तो हट जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। हरा उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई, लेकिन हारिस का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह गहरी सांस लेकर वापस काम में मसरूफ हो गया। ऑफिस में बैठा वह पूरी तरह से स्क्रीन पर केंद्रित था कि दरवाजा अचानक खुला। दादाजान और मीर शाह अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर हारिस चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया। दादाजान, बाबाजान, आप यहाँ? प्लीज बैठिए। वह उनके करीब गया। दादाजान और मीर शाह खामोशी से सोफे पर बैठ गए। हारिस ने उनके लिए पानी मंगवाया और खुद भी पास बैठ गया। मीर शाह की गहरी नजरें और दादाजान की खामोशी हारिस को बेचैन कर रही थी। हारिस, तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो? मीर शाह ने सवाल किया। बाबाजान, वह सिर्फ एक लड़की नहीं, वह अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। हारिस ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मत कहो कि वह तुम्हारी बीवी है, वह रस्म के तहत आई है। क्या आप मुझे पुष्टि करना चाहेंगे कि आप उर्दू से हिंदी में अनुवाद चाहते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यह पाठ उर्दू में लिखा गया है। मैं इसे सावधानीपूर्वक और संवेदनशील तरीके से अनुवाद करने के लिए तैयार हूं, जो मूल पाठ के भाव और संदर्भ को बरकरार रखेगा। उसके पिता ने तुम्हारे चाचा को मार डाला है, क्या तुम भूल गए हो? दादाजी ने कड़े लहजे में कहा। हारिस का चेहरा क्षण भर के लिए कठोर हो गया। दादाजी, मैं कुछ नहीं भूला। हर बात याद है, हर घाव। लेकिन यह भी याद है कि वह लड़की कातिल नहीं है, उसका पिता कातिल है। मैं हमेशा से ऐसी अन्यायपूर्ण परंपराओं के विरोध में रहा हूं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ऐसी अपेक्षा न रखें। फिर भी आप सभी ने जबरदस्ती मेरा विवाह मुझसे 15 साल छोटी लड़की से करवा दिया। अब जब यह सब कुछ आपकी इच्छा से हुआ है, तो मेरे निर्णय भी मानने होंगे, वरना मैं यह व्यवसाय और सब कुछ छोड़ दूंगा। हारिस के इस निडर और ईमानदार लहजे से कमरे में सन्नाटा छा गया। वह हारिस, जो हमेशा बड़ों के आदेश के सामने सिर झुका देता था, आज उन्हें खुलकर जवाब दे रहा था। दादाजी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर शांत रहने के बाद दादाजी बोले, बेटा, गुस्से में ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते, हमें सोचना पड़ेगा। तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन तुम दोनों वापस हवेली आ जाओ। नहीं दादाजी, मैं हरा पर और अधिक अत्याचार नहीं होने दूंगा। वह सिर्फ 15 साल की है। आपने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा और उसे नफरत का निशाना बनाया। कम से कम उसके जवान होने का इंतजार कर लेते। वह अभी न शादी का मतलब समझती है, न नफरत का। और आप लोगों ने उस पर अत्याचार के पहाड़ तोड़ दिए। जब तक मैं जीवित हूं, उस पर एक भी कोशिश नहीं होने दूंगा। हारिस की आवाज में ऐसी तीव्रता थी कि दादाजी और मीर शाह शांत हो गए। बेटा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, हम कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन तुम वापस आ जाओ। मीर शाह ने नरमी से कहा। जब आप लोग वास्तव में न्याय करेंगे, तब मैं वापस आऊंगा, उससे पहले नहीं, हारिस ने दृढ़ता से कहा। दादाजी और मीर शाह एक दूसरे को देखकर असहायता से उठे और कार्यालय से बाहर निकल गए। हारिस गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह निश्चय कर चुका था कि अब वह हरा के अधिकार के लिए हर हद तक जाएगा। वह कार्यालय से थका हारा वापस आया।
जब कमरे में प्रवेश किया तो हरा पर नजर पड़ी। वह नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। अपनी सादगी और मासूमियत में वह बहुत सुंदर लग रही थी। हारिस एक पल के लिए मौन रह गया। वह कदम दर कदम चलता हुआ उसके करीब गया और आश्चर्य से पूछा, यह साड़ी कहाँ से आई? मैंने तो नहीं दी तुम्हें। मलाह, सकीना आंटी की बेटी है ना? मैंने कहा कि मैं भी पहनकर देखूं। मुझे बहुत पसंद आई। उसके लहजे में मासूमियत थी। हारस सर पकड़कर रह गया। फिर अचानक साड़ी जो ठीक से बंधी नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई। हरा का नाजुक बदन उसके सामने था। वह चौंक कर उसे देखने लगा। हरा तुरंत शर्मिंदा होकर साड़ी उठाने लगी। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, प्लीज मदद कर दो ना। हारस ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मुझे भी नहीं आती, मैं कैसे मदद करूं? तो फिर आप मुझे सिखा दो। हरा जिद करने लगी। हारस ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, रुको। उसने मोबाइल निकाला और साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू रखा। वह जानता था कि हरा अब भी बहुत छोटी है। उसने साड़ी को एहतियात से पहना दिया। वह नीले रंग में एक मुकम्मल ख्वाब जैसी लग रही थी। हारस उसे देखता रह गया। बताओ, कैसी लग रही हूं? हरा ने बच्चों की तरह खुश होकर पूछा। बहुत खूबसूरत लग रही हो, हारस ने बेख्तियार कहा और उससे सीने से लगा लिया। फिर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। हरा अब बहुत खुश नजर आ रही थी। वह आगे बढ़कर हारस को गले लगाकर उसके माथे पर मोहब्बत से चुंबन दे गई। हारस उसकी इस बेसाख्ता मोहब्बत पर हैरान रह गया। अचानक उसके दिल में एक शरारत जागी और वह मोहब्बत से हरा के करीब हुआ। चलो, अब ऐसे भी करो, वह मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, ऐसे थोड़ा दर्द हुआ है मुझे, हरा ने मासूमियत से मुंह बनाकर कहा और अपने होठों को सहलाने लगी। हारस मुस्कुराया और उसे आहिस्ता से खुद के करीब कर लिया। वह जानता था कि इस वक्त हरा की सादगी और मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दूसरी तरफ खदीजा बेगम के कमरे का माहौल तनावपूर्ण था। दादा जान, मीर शाह और खानदान के दूसरे बुजुर्ग खामोश बैठे थे। खदीजा बेगम के चेहरे पर गुस्सा, बेबसी और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हारस इस हद तक जा सकता है। वह तो मेरी हर बात मानता था और अब तुम लोग उसे मनाने उसके दफ्तर तक गए, लेकिन वह फिर भी वापस नहीं आया। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है? खदीजा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। मीर शाह बोले, अब हमें हकीकत कबूल करनी होगी। हारस ने साफ कह दिया है कि जब तक हम हरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, वह वापस नहीं आएगा। खदीजा बेगम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, इसका मतलब है हमें इस लड़की के सामने झुकना पड़ेगा, जो हमारे परिवार में बहू बनकर आई है और जिसे हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। मीर शाह बोले, हारिस हमारे परिवार का एकमात्र वारिस है। अगर वह हमसे दूर हो गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दादाजी ने धीरे से सर उठाया और बोले, हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर हारिस चला गया तो यह नुकसान पूरे परिवार को होगा। हमें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। खदीजा बेगम ने कुछ देर सोचा और फिर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, उसे संदेश दो कि हम उसकी शर्त मानते हैं। अब हरा के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी और उसे वही सम्मान दिया जाएगा जो इस घर की बहू को दिया जाता है। फार्म हाउस का शांत पर सुकून माहौल हारिस और हरा को एक दूसरे के और करीब ला रहा था। हरा, जो पहले एक जिद्दी और नादान लड़की थी, अब हारिस के साथ रहते हुए धीरे धीरे समझदार हो रही थी और हारिस के दिल में उसके लिए भावनाएं और मजबूत हो चुकी थीं। एक दिन हरा अचानक बोली, मुझे बच्चा चाहिए। हारिस ने चौंक कर कहा, बच्चा क्यों चाहिए तुम्हें? सकीना आंटी की बेटी की भी शादी हुई है।
उसका एक प्यारा सा बच्चा है। वह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी चाहिए। हरा ने सादगी से जवाब दिया। हारिस मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो तुम्हें बच्चा चाहिए? हाँ, हरा ने सर हिलाया। चलो, फिर जो कहूंगा वह करना होगा, हारिस ने नरमी से कहा। ठीक है, हरा ने मासूमियत से कहा। हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसने अपनी सीमाओं में रहते हुए सिर्फ उसे प्यार से करीब किया। हरा थोड़ा शर्माई, लेकिन हारिस के प्यार और विश्वास ने उसे हौसला दिया। उन दोनों के बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी थीं, लेकिन जैसे ही हरा ने हल्का दर्द महसूस किया, वह सिसकने लगी। हारिस तुरंत पीछे हटा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने हरा को गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बस, अब कुछ नहीं होगा। माफ कर दो, मुझे दर्द हुआ था। हरा हिचकियों के साथ बोली, मैं वादा करता हूं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हारिस ने उसके माथे पर चुंबन किया। उस रात हारिस सिर्फ उसके साथ बैठा रहा, उसके बालों को सहलाता रहा और उसे सुरक्षा का एहसास देता रहा। अगली सुबह हारिस दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की रोशनी कमरे में फैल रही थी। हरा बिस्तर पर बैठी उसे देख रही थी। हारिस ब्लैक शर्ट में बहुत आकर्षक लग रहा था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया। जी बाबा जान, कुशल? हारिस ने फोन कान से लगाया। हारिस बेटा, हम सब ने फैसला किया है। मीर शाह की गहरी, भरोसेमंद आवाज फोन पर सुनाई दी। तुम और हरा अब किसी भी तरह की जबरदस्ती या ज्यादती का सामना नहीं करोगे। खदीजा बेगम ने हरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। हम सब ने उसे दिल से कबूल कर लिया है। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। हारिस, जो हैरान था, बोला, यह सब अचानक कैसे संभव हुआ? खदीजा बेगम कैसे मान गईं? मीर शाह ने नरमी से कहा, यह सब तुम्हारी दृढ़ता और हरा के लिए तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर हुआ है। हमें अंदाजा हो गया है कि वह हमारी बहू है और उसे वही सम्मान मिलना चाहिए जो हर बहू का अधिकार है। हारिस ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के लहजे में कहा, ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में हरा के साथ वापस आ जाऊंगा। फोन बंद करने से पहले मीर शाह ने कहा, हम तुम दोनों का इंतजार करेंगे बेटा। हारिस ने फोन रखते हुए हरा की तरफ देखा। वह खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। बाबा जान का फोन था। सबने तुम्हें अपना लिया है। अब हमें वापसी की तैयारी करनी है। हरा की आंखों में आंसू और मुस्कान साथ थी। 3 महीने बाद हवेली को सुंदरता से सजाया गया था। फूलों की माला, रंगीन झंडियां और चेहरों पर खुशियां बिखरी थीं। दरवाजे पर दादा जान, बी जान, मीर शाह और चाची जान खड़े थे। जैसे ही हारिस और हरा की गाड़ी रुकी, मुलाजिमों ने उन पर गुलाब के फूल बरसाए। हारिस काली शलवार कमीज में और हरा आसमानी रंग के कपड़े में मासूम मुस्कान के साथ उतरी। दादा जान ने हारिस को गले लगाकर कहा, बेटा, तुम्हारे आने से हवेली की रौनक वापस आ गई है। बीजान ने हरा के सर पर हाथ रखा और दुआ दी। हर तरफ खुशी, अपनापन और प्रेम का माहौल था। सभी लोग दस्तरखान पर जमा थे। खुश रंग के खाने, ठहाके और खुशमिजाज वातावरण था। हरा सबसे खुशदिली से बात कर रही थी और हारिस उसे देखकर संतुष्ट था। सबका रवैया बदला हुआ था। हरा घर में एक तितली की तरह आजाद घूमती और सब उससे खलूस से पेश आते। बी जान भी अब उसे दिल से अपना चुकी थी। शाम को हारिस ऑफिस से लौटा तो दादा जान ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वे आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे। आओ बेटा, बैठो। हारिस खामोशी से बैठ गया। बेटा, तुम जानते हो यह खानदान तुम्हारी क़यादत से कायम है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी नस्ल को आगे बढ़ाओ। हमें पोते की खुशी चाहिए। हारिस ने तहम्मुल से कहा, दादा जान, हरा अभी सिर्फ 1 साल की है। वह मेरे लिए बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता
कि उस पर कोई बोझ डाला जाए। दादाजान ने नरमी से जवाब दिया, हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं होता, बल्कि विश्वास और एकता का नाम है। तुम जैसे चाहो, जैसे वक्त हो, फैसला करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हारिस ने सर हिलाया। मैं हरा को वक्त दूंगा। वह मेरे लिए कांच की गुड़िया है और उसका दिल और सम्मान मेरे लिए सबसे कीमती है। हमें पता है कि तुम उसे दिल से प्यार करते हो, लेकिन यह भी याद रखो कि यह खानदान, यह हवेली और इसकी विरासत अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने का वक्त तब आएगा जब खानदान की नई पीढ़ी का आगाज होगा। हारिस ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, दादाजान, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। लेकिन अंदर से वह बेचैन था। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। उसने हरा के साथ कई सपने बुने थे। वह नहीं चाहता था कि हरा का कोई भी फैसला उसकी मासूमियत या भावनाओं को चोट पहुंचाए। लेकिन दादाजान की ख्वाहिश और खानदान की उम्मीदों के आगे वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर वह माननीय ठहराव नहीं था जो हमेशा उसका खासा था। हरा बिस्तर पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देख रही थी। जैसे ही उसने हारिस को देखा, मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ? आप थके हुए लग रहे हैं। हारिस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा जहनी दबाव है। हरा ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और उसके पास आकर कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसने मोहब्बत से उसका हाथ थाम लिया। हारिस ने नरमी से कहा, याद है, तुमने एक दिन कहा था कि तुम्हें एक नन्हा सा मेहमान चाहिए। हरा की आंखें चमक उठीं। जी हाँ, वह दिन कब आएगा? हारिस ने थोड़ा सा ठहराव किया, फिर गंभीरता से पूछा, क्या तुम जानती हो कि वह नन्हा मेहमान कैसे आता है? हरा ने सादगी से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको तो पता है ना, आप ही ले आइए। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हरा, ऐसा नहीं होता। नन्हे मेहमान माँ के गर्भ से आते हैं। यह जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। हरा हैरान होकर बोली, अच्छा, मुझे नहीं पता था। लेकिन फिर भी आप ही कुछ कीजिए ना। हारिस ने नरमी से कहा, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है और तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालूंगा। हरा ने सोचा और फिर मुस्कुराकर बोली, अगर यह मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। लेकिन यह सब कैसे होता है? हारिस कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, ये बातें समय के साथ तुम्हें खुद समझ आ जाएंगी। मैं तुम्हें समय दूंगा और जब तुम पूरी तरह तैयार होगी तब हम इस बारे में सोचेंगे। उसने हरा को अपने सीने से लगा लिया। हरा ने कहा, ठीक है, हारिस, आप जो कहेंगे वही करूंगी। आप ही तो मेरी दुनिया हैं। हारिस ने उसके माथे पर नरमी से चूमा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह कभी भी हरा पर कोई दबाव नहीं डालेगा। उसकी सादगी और विश्वास ने हारिस के दिल को सुकून दिया। लेकिन दादाजी की इच्छा अब भी उसके मन पर बोझ बनी हुई थी। 1 साल बीत गया। आज हरा की 18वीं सालगिरह थी। अब वह एक सचेत, समझदार और सुंदर लड़की बन चुकी थी। हारिस ने बरसों का धैर्य किया था, अपनी भावनाओं पर काबू रखा था। दादाजी और बीजान भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हरा बालिग हो जाए। सालगिरह की समारोह के बाद हरा ने कपड़े बदले और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हाथों में लोशन लगा रही थी। हारिस अभी दोस्तों के साथ था। थोड़ी देर बाद वह मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला, आज मेरा 3 साल का धैर्य पूरा हो गया है। अब तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। वह हंसता हुआ उसके करीब आया और नरमी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। हरा शर्माकर नजरें झुका गई। कमरे की रोशनी मंद हुई और उस रात दोनों के बीच सिर्फ प्रेम, विश्वास और करीबी के रंग थे जो सालों से संभाल कर रखे गए थे। चांद भी शायद उनकी खुशियों को देखकर
बादलों की ओट में जा छुपा। दोस्तों, यह थी हरा और हारिस की कहानी। एक ऐसा रिश्ता जो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि प्यार, समय, विश्वास और समझ से विकसित हुआ। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि प्रेम में समय देना, दबाव से बचाना और दूसरों की सहमति का ख्याल रखना ही सच्चे रिश्ते की नींव है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।